हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 1 में एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, सेट थ्योरी, और अभी हमारा टॉपिक चल रहा है रिलेशन। रिलेशन में आज हम पढ़ेंगे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन एंड पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं उन स्टूडेंट्स को बता देता हूं जिनको अभी तक नहीं पता है कि गेटवे क्लासेस ऐप पर बीटेक थर्ड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप गेटवे क्लासेस ऐप पर पढ़ते हैं तो आपको गेटवे क्लासेस ऐप पर रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, सभी वीडियो लेक्चर्स के आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, लेक्चर वाइज आपको डीपीपी मिलेगी और यूनिट वाइज आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का सेट मिलेगा। और ये सब आपको मिलेगा गेटवे क्लासेस ऐप पर, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, और आज के लेक्चर में पहला टॉपिक है हमारा टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। देखिए, इससे पहले हम रिलेशन टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ रिलेशन हम पढ़ चुके हैं, उसके बाद हम इक्विवेलेंस रिलेशन भी पढ़ चुके हैं। तो वहां पर जो हमने रिलेशन पढ़ी थी, आज हम पढ़ेंगे कि हम टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितनी बना सकते हैं। तो यहां पर जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम यहां पर स्टार्ट करते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास एक सेट है ए, लेट ए बी विद ए सेट, लेट ए बी ए सेट विद एन एलिमेंट्स, यानी कि सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है? एन एलिमेंट्स है। इसका मतलब यह हुआ सेट का जो कार्डिनल नंबर है, सेट का जो कार्डिनल नंबर है वो कितना है? एन है। कार्डिनल नंबर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। क्लियर हो गई? अब ये जो रिलेशन है, हमारी जो रिलेशन है वो ए सेट के ऊपर डिफाइन है। देखिए, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि रिलेशन को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? अगर हमारे पास दो सेट है ए और बी, तो हम रिलेशन को डिफाइन करेंगे फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, या फिर फ्रॉम सेट बी टू सेट ए भी कर सकते हैं। क्लियर है? ये तो तब जब हमारे पास दो सेट गिवन हो। अगर हमारे पास एक ही सेट है ए, तो हम रिलेशन को डिफाइन करेंगे फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। अब यहां पर जरा ध्यान देना, जब हम रिलेशन को सेट ए से सेट बी में डिफाइन करते हैं, तो इस केस में जो हमारी रिलेशन होती है, अब जरा यहां पर ध्यान देना, इस केस में जो रिलेशन होती है वो सबसेट होगी किसका? ए क्रॉस बी का। हमने देखिए, जब रिलेशन स्टार्ट किया था तो हमने रिलेशन को वहां पर डिफाइन किया था, और हमने वहां पर पढ़ा था कि जो रिलेशन होती है वो सबसेट होगी किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। तो यहां पर दोनों सेट अलग अलग है, इसलिए आर इन दोनों का ही। देखिए, एक ए क्रॉस बी क्या है यहां पर? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। अगर आप बी से ए में डिफाइन करते हैं तब भी रिलेशन हमारी सबसेट ही होगी, लेकिन इस बार कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा बी क्रॉस ए का। क्लियर है? अगर सेट ए से ए, यानी कि जो रिलेशन है अगर वो सेट ए से ए में ही डिफाइन है, तो इस केस में जो हमारी रिलेशन होगी वो सबसेट होगी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए विद कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप ध्यान देंगे। अब यहां पर हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की। देखिए, इस केस में जो ये ए क्रॉस बी है, अब जरा ध्यान देना, ए क्रॉस बी, अगर मैं आपसे पूछूं कि ए क्रॉस बी का कार्डिनल नंबर क्या होगा, यानी कि जो ए क्रॉस बी है, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है दो सेट का, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो ये कैसे पता करेंगे, इसको जरा ध्यान दीजिए। अब यहां पर मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि मेरे ए सेट में जो है वो m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और सेट बी में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। बोलो, बात समझ में आ गई? ए सेट में कितने m, बी सेट में कितने n। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ए क्रॉस बी सेट में कितने एलिमेंट होंगे, मतलब अगर ए का कार्डिनल नंबर m है और बी का कार्डिनल नंबर n है, तो ए क्रॉस बी का कार्डिनल नंबर कितना होगा? तो देखो, बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, m और n को मल्टीप्लाई कर देना है, m इंटू n। सीधी सी बात है, इसका कार्डिनल नंबर mn होगा, इसके अंदर mn नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। सिमिलरली अगर आप b क्रॉस a का निकालें तो सेम ही कार्डिनल नंबर आएगा, है ना। b का कार्टेशियन प्रोडक्ट a के साथ करें तब भी mn ही आएगा। अब पहले n लिखो या बाद में m लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बात करते हैं इसकी, अगर ये जो a सेट है, अगर a क्रॉस a का कार्डिनल नंबर आपसे पूछा जाए कि भाई a क्रॉस a का कार्डिनल नंबर क्या होगा, यानी कि अगर ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ ही कर दें तो कार्डिनल नंबर क्या आएगा? देखो, सेट ए का कार्डिनल नंबर कितना है? m, और सेट ए का फिर से m, तो कितना हो गया? m स्क्वायर। कितना हो गया? m स्क्वायर। इसका मतलब अगर ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ करेंगे तो उसका जो कार्डिनल नंबर आएगा
वो स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर हमें सेट ए का कार्डिनल नंबर n दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? n। तो अगर सेट ए का कार्डिनल नंबर n दिया है, कितना दिया है? n। तो अब आप मुझे बताएं कि a क्रॉस a का कार्डिनल नंबर कितना होगा? n स्क्वायर होगा। बोलो यहां तक सभी स्टूडेंट को बात समझ में आ गई? और जो रिलेशन होगी वो इसी a क्रॉस a का क्या होगा? सबसेट होगा, जो मैंने यहां पर लिखा है। तो मैं ऊपर वाला जो है वो रफ कर देता हूं, देखिए जरा ध्यान से। क्लियर होगी मेरी बात? मैं जो कहना चाह रहा हूं वो सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। क्लियर है? तो a क्रॉस a का कार्डिनल नंबर हो गया n स्क्वायर। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखिए आगे चल के हम एक इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि किसी भी सेट पे जब हम रिलेशन को डिफाइन करते हैं, है ना, तो जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होती हैं वो टोटल नंबर ऑफ सबसेट के बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। देखिए टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो होती है वो हमेशा टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट। अब यहां पर हमने जब हम सेट थ्योरी पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने पढ़ा था कि किसी भी सेट के जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट होते हैं वो कितने होते हैं। अगर किसी सेट के अंदर, अगर किसी सेट का कार्डिनल नंबर m है तो इसके जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे, क्या बनेंगे? टोटल नंबर ऑफ सबसेट वो बनेंगे 2 की पावर में m। बस आपको 2 की पावर में क्या कर देना? कार्डिनल नंबर की पावर लगा देना। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट हुए 2 की पावर m। बोलो मेरी बात समझ में आ गई? अगर किसी सेट का कार्डिनल नंबर m है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे? 2 की पावर m। अब एक बात बताइए मुझे, यहां पर तो हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हमारे? n स्क्वायर है। तो एक बात बताओ, अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n स्क्वायर है तो जो रिलेशन है हमारी वो a क्रॉस a का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका सबसेट है। तो इसका मतलब a क्रॉस a में कितने सबसेट बनेंगे? अब जरा यहां पर ध्यान देना, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ a क्रॉस a। अगर मैं यहां पर a का कार्टेशियन प्रोडक्ट a के साथ करूं तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बन जाएंगे? भाई 2 की पावर m होता है, m तब होता है जब कार्डिनल नंबर m हो। यहां तो कार्डिनल नंबर n स्क्वायर है, तो आपको नहीं लगता है 2 की पावर में n स्क्वायर आ जाएगा? और जितने नंबर ऑफ सबसेट होते हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट लिखना था यहां पर, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, है ना। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर में n स्क्वायर। और जितने सबसेट होते हैं, जितने सबसेट होते हैं उतनी ही नंबर ऑफ रिलेशन भी होती हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का जो पहला फॉर्मूला हमारा आया है ये 2 की पावर n स्क्वायर क्यों आया है। तो मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट को क्लियर हो गया होगा टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो यहां तक तो समझ में आ गया सभी को? चलिए देखिए, अब यहां से मैं आगे चलता हूं और थोड़ा सा नेक्स्ट वाले को समझते हैं। देखिए यहां पर जो ये फॉर्मूले मैंने लिखे हैं, अब मैं आपको बता दूं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करता हूं, ये जितने भी फॉर्मूले मैंने यहां से लिखे हैं ये फॉर्मूले कैसे आए या इनका डेरिवेशन क्या है ये हम सब पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि लगभग हर साल यूनिवर्सिटी में यहां से एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जाता है। तो इसलिए आपको ये सारे फॉर्मूले याद रखने हैं, तो यहां से आप आसानी से 2 मार्क्स गेन कर सकते हैं। अब यहां पर हम बात कर रहे थे, ये तो चलिए इसका कार्डिनल नंबर हो गया। अब आगे की बात करते हैं। देखिए एक और बता देता हूं मैं आपको कि ये टोटल नंबर ऑफ जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ये 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n कैसे आया, ये मैं आपको और बता देता हूं। उसके बाद हम आगे चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास जो सेट ए है, क्या है? सेट ए। इस सेट ए के अंदर केवल 3 ही एलिमेंट है। 3 ही एलिमेंट क्यों ले रहा हूं मैं? जिससे कि हमें आसानी से इसको हम पढ़ सके। ज्यादा एलिमेंट लेंगे तो क्या होगा, बहुत बड़ा हो जाएगा डेरिवेशन, ठीक है ना। डेरिवेशन नहीं है, बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये फॉर्मूले आते कैसे हैं। देखो सेट के अंदर 3 ही एलिमेंट है 1 2 3। अब मैं क्या करता हूं, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लेता हूं, यानी कि मैं यहां पर कैलकुलेट करने जा रहा हूं ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको निकालना आता है, अच्छे से सब जानते हैं कैसे निकालते हैं। मैं एक बार और बता देता हूं कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकलता है।
देखिए अगर आपको ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ करना है तो सेट ए को 2 बार लिख लीजिए, सेट ए को 2 बार लिख लीजिए, 1 2 3। उसके बाद क्या करना है जरा यहां पर ध्यान दें, उसके बाद आपको यहां पर सबसे पहले 1 को लेना है और 1 का पेयर पहले वाले 1 के साथ बनाना है, फिर इस 1 का पेयर 2 के साथ बनाना है, फिर इस 1 का पेयर 3 के साथ बनाना है। तो देखिए क्या बनेगा 1 1 1 1, उसके बाद 1 2 और उसके बाद 1 3, ये बनेगा। ठीक, उसके बाद 2 से स्टार्ट करना है, 2 का पेयर 1 के साथ 2 के साथ 3 के। अब थोड़ा सा यहां लिखने में मैं चेंज कर रहा हूं, देखिए जो 1 के साथ पेयर बने वो मैंने फर्स्ट रो में लिख दिए, जो 2 के साथ पेयर बनेंगे वो मैं सेकंड रो में लिखूंगा, यानी कि मैं इसको कुछ मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख रहा हूं, 2 1 2 2 और 2 3। उसके बाद जो 3 से स्टार्ट होगा उसको मैं लिख लेता हूं 3 1 3 1 और 3 2 और 3 3। तो ये आसान हो जाएगा अब आपके लिए समझना। देखिए अगर आप यहां पर ध्यान दें तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो चुका है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में देखिए कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 9 एलिमेंट्स आ रहे हैं। देखिए 9 है, इसको ऐसे नहीं काउंट करोगे आप 1 2, ये पूरा एक ही एलिमेंट कंसीडर्ड होगा, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा एक ही एलिमेंट क्या होगा कंसीडर्ड होगा। और इन सब के बीच में क्या है कॉमा है, इन सब के बीच में कॉमा है। तो कितने एलिमेंट है टोटल 9 है। क्यों है 9, क्योंकि देखो इसके अंदर 3 एलिमेंट थे, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट या कार्डिनल नंबर जो आएगा ए क्रॉस ए का वो 3 का स्क्वायर आएगा। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, इसीलिए यहां पर 9 एलिमेंट्स आए हैं। चलिए अब थोड़ा आगे की बात करते हैं, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होती है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन एक ऐसी रिलेशन है जिसके अंदर सभी एलिमेंट का डबलेट प्रेजेंट होना चाहिए। अब डबलेट का मतलब क्या है, जैसे यहां पर 1 है तो 1 का पेयर 1 के साथ बनना चाहिए, 1 1, इसको हम डबलेट बोलते हैं। 2 का पेयर 2 के साथ बनना चाहिए, 2 2, इसको भी डबलेट बोलते हैं। 3 का पेयर 3 के साथ बनना चाहिए, ये रहा 3 3, तो ये भी हमारा। तो आप देख सकते हैं 1 का भी डबलेट है, 2 का भी डबलेट है, 3 का भी डबलेट है। या इसको हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो रिलेशन होती है जिस रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट है वो अपने आप से ही रिलेटेड होते हैं, सारे एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होते हैं। देखो 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, 3 3 से रिलेटेड है। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं रिफ्लेक्सिव। यानी कि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन तब कहलाएगी अगर उसमें सभी एलिमेंट के डबलेट प्रेजेंट हो। तो यहां पर एक बात तो कंफर्म हो गई, देखिए एक बात तो कंफर्म हो गई कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ये तीनों एलिमेंट तो फिक्स होंगे, हमेशा क्या होंगे फिक्स होंगे। इसका मतलब अगर ये तीनों एलिमेंट फिक्स हो गए तो यहां पर हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। क्लियर हो गई, यहां पर हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। चलिए तो अब बात करते हैं कि यहां पर अब हमारे पास चॉइस नहीं है ना। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर जो बाकी के ये 6 एलिमेंट बचे 1 2 3 4 5 6, इन 6 एलिमेंट को हम किसी भी तरीके से अरेंज कर सकते हैं। यानी कि इन 6 में से हम 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं और 6 के 6 भी ले सकते हैं। तो अब यहां पर जरा बात को समझिए, देखिए तो अगर मैं इनको हटा दूं, क्योंकि ये तो आएंगे ही आएंगे, इनको हटा दूं तो अब मेरे पास बाकी जो बचे हुए एलिमेंट हैं उनसे कितने सबसेट बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे। तो सीधी सी बात है, अगर आप टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं n स्क्वायर, कितने होते हैं n स्क्वायर। अब आप n स्क्वायर में से डायगोनल वाले एलिमेंट को माइनस कर दोगे। देखो ये जो डायगोनल वाले एलिमेंट है यानी कि जो डबलेट है ये कितने होंगे, ये उतने ही होंगे जितने सेट में एलिमेंट है। अगर यहाँ 3 है तो ये 3 है, अगर यहाँ पर n एलिमेंट्स होते तो यहाँ पर भी n होते। तो इसका मतलब आपको n स्क्वायर में से n को माइनस कर देना है। तो n स्क्वायर में से जब आप n को माइनस कर दोगे तो आपके पास नॉन डायगोनल वाले एलिमेंट्स बचेंगे, है ना। और ये जो नॉन डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं आप इन्हीं को तो अरेंज कर सकते हो, यानी कि इन्हीं से सबसेट बनेंगे आपके। तो सीधी सी बात है रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने बनेंगे 2 की पावर में n स्क्वायर माइनस n। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n कैसे आया। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला हो गया जो आपको आना चाहिए, है ना। ये हमारा क्या है सेकंड फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब ये आपको याद करना है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आपको कोई सेट दे देंगे ए, उसके अंदर 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और आपसे कहा जाएगा कि बताइए टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितनी बना सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, n की जगह यहाँ 4 रख देना, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 4 12, तो यहाँ 2 की पावर में 12 आएगा। यानी कि आप यहाँ पर 2 की पावर 12 नंबर ऑफ रिलेशन बना सकते हैं। क्लियर है,
चलिए, और उसको पावर में ही छोड़ देंगे आंसर, ऐसा नहीं कि आप 2 की पावर 12 को कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेट नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ ई रिफ्लेक्सिव रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ ई रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो ई रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितनी होंगी, 2 की पावर में n स्क्वायर माइनस n, सेम है, यानी कि रिफ्लेक्सिव और ई रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। अच्छा, ये तो आपको मालूम है ना रिफ्लेक्सिव ई रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होती है, ये सब हम डिटेल में पहले ही पढ़ चुके हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो होती है जहां पर सभी एलिमेंट के डबलेट होने चाहिए, और ई रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो रिलेशन होती है जहां पर एक भी डबलेट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि ऐसी रिलेशन जिसके अंदर ना तो 1 1 है, ना 2 2 है, ना 3 3 है, उस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, ई रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे, एक भी डबलेट नहीं होना चाहिए। चलिए बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की। सिमेट्रिक रिलेशन वो रिलेशन होती है जहां पर अगर ए बी प्रेजेंट है तो बी ए भी प्रेजेंट होना चाहिए, तभी उस रिलेशन को हम क्या कह सकते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन कह सकते हैं। अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए, जैसे अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए, तभी वो रिलेशन क्या कहलाएगी, सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगी। फॉर्मूला आपके सामने लिखा है। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं असिमेट्रिक रिलेशन की। किसकी बात करते हैं, असिमेट्रिक रिलेशन। अब ये असिमेट्रिक रिलेशन क्या है, जरा इसको ध्यान से समझिए। असिमेट्रिक रिलेशन का मतलब है एक ऐसी रिलेशन जिसके अंदर अगर ए बी हो तो बी ए ना हो, मतलब अगर ए बी है तो बी ए नहीं होना चाहिए, अगर 1 2 है तो 2 1 नहीं होना चाहिए, ऐसी रिलेशन को हम कहते हैं असिमेट्रिक रिलेशन। बोलो बात समझ में आ गई, अगर 1 2 है तो 2 1 नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन की, और ये हमारे लिए आज के लेक्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए आज के लेक्चर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आगे के लिए आज के लेक्चर में हम 3 टाइप के रिलेशन का यूज करेंगे, एक तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का, दूसरा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन का, और तीसरा ट्रांजिटिव रिलेशन का, जो यहां पर नहीं है लेकिन हम ट्रांजिटिव रिलेशन को क्या है पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट। अच्छा पहले इसको समझा देता हूं कि एंटी सिमेट्रिक रिलेशन का क्या मतलब है। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हम उस रिलेशन को कहते हैं जहां पर अगर ए बी है और बी ए भी है, ए बी है और बी ए भी है, तो ए इक्वल टू बी होना चाहिए। बात समझ गए मेरी, अगर ए बी है तो बी ए भी होना, सॉरी ए बी है और बी ए है, अगर ए बी है, ध्यान से समझिए, अगर किसी रिलेशन के अंदर, अगर किसी रिलेशन के अंदर ए बी है और बी ए भी है, तो याद रखना ए इक्वल टू बी होना चाहिए, तभी ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगी। अब देखो अंतर क्या है, सिमेट्रिक, असिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक में अंतर क्या है। तो सिमेट्रिक और असिमेट्रिक का अंतर तो मैं बता चुका हूं, एंटी सिमेट्रिक में क्या आएगा एक्चुअली। देखो अगर मान लो किसी रिलेशन में 1 2 आता है और 2 1 भी आता है, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक तो होगी लेकिन एंटी सिमेट्रिक नहीं होगी। क्यों, क्योंकि यहां पर 1 2 है 2 1 है, लेकिन 1 और 2 इक्वल नहीं है। देखिए स्टेटमेंट क्या कहता है कि अगर ए बी है और बी ए है तो ए इक्वल टू बी होना चाहिए, तो यहां पर तो ऐसा नहीं है। अगर 1 2 है 2 1 है तो 1 इक्वल टू 2 कहां है, नहीं है। इसका मतलब ये रिलेशन, ये जो रिलेशन है ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है। बात समझ में आ गई। अब यहां पर बात करते हैं क्या ये रिलेशन असिमेट्रिक है, तो असिमेट्रिक ये रिलेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया असिमेट्रिक में अगर 1 2 है तो 2 1 नहीं होना चाहिए, तो ये असिमेट्रिक भी नहीं है ना। एक्चुअल में ये क्या है, ये सिमेट्रिक रिलेशन है। अगर 1 2 है 2 1 भी है तो कैसे रिलेशन है, सिमेट्रिक। अब यहां पर बात करते हैं कि एंटी सिमेट्रिक की हम बात कर रहे हैं, तो एंटी सिमेट्रिक में एक्चुअल में होगा क्या। देखिए अगर 1 2 होगा एंड 2 1 भी है तो वो तो नहीं हो सकती एंटी सिमेट्रिक, लेकिन हाँ अगर 2 2 है, 2 2 है तो ये एंटी सिमेट्रिक की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए कैसे, देखिए 2 2 है तो 2 2 का उल्टा भी 2 2 ही होगा, इसका मतलब 2 2 है और उसका उल्टा 2 2 भी है, तो यहां पर 2 इक्वल टू 2 होना चाहिए, तो देखो 2 इक्वल टू 2 है। तो इसका मतलब एंटी सिमेट्रिक में डबलेट आ सकते हैं, लेकिन असिमेट्रिक में डबलेट नहीं आ सकते हैं। बात समझ में आ गई। देखो सिमेट्रिक में डबलेट आ सकते हैं और सिमेट्रिक में 1 2 है तो 2 1 भी आ सकता है, आएगा ही, आ नहीं सकता, आएगा ही, तभी वो सिमेट्रिक होगी। लेकिन असिमेट्रिक में आपका 1 2 है तो 2 1 नहीं आ सकता, 1 2 है तो 2 1 नहीं आ सकता। एंटीसिमेट्रिक में भी अगर 1 2 है तो 2 1 नहीं आ सकता। तो इन दोनों में क्या अंतर हुआ,
इन दोनों में अंतर ये है कि असिमेट्रिक में डबलेट नहीं आ सकते, लेकिन इसमें डबलेट आ सकते हैं। थोड़ा जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट टॉपिक को समझ। नेक्स्ट हमारे पास बचा है लास्ट। देखिए लास्ट में क्या बचा है, ध्यान दीजिए, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशन, यानी कि ऐसे रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो सिमेट्रिक भी हो। तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो आप जानते ही हैं, है ना। तो ये जो फॉर्मूले है, ये फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम चलते हैं अपने सेकंड टॉपिक पे, और सेकंड टॉपिक हमारा यहां पर है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। देखिए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन और इक्विवेलेंस रिलेशन 90% दोनों सेम ही है, सिमिलैरिटी है। बात समझ में आ गई? कैसे है सिमिलैरिटी, जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होती है, जो हम पढ़ चुके हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन होती है जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। यानी कि किसी भी रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन तभी कह सकते हैं जब वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। अब सिमिलरली कोई भी रिलेशन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कब कहलाएगी? तो देखिए किसी भी रिलेशन को हम पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कह सकते हैं अगर वो रिलेशन सिमेट्रिक हो, सॉरी रिफ्लेक्सिव हो, एंटी सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि दो चीजें तो कॉमन ही है, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव। ये तो हम इक्विवेलेंस रिलेशन में भी प्रूव करते थे। यहां पर सिमेट्रिक की जगह पर एंटी सिमेट्रिक आ गया है। सिमेट्रिक के प्लेस पे क्या आ गया है? एंटी सिमेट्रिक। और सिमेट्रिक जब आप चेक करते थे तो सिमेट्रिक में क्या होता था कि अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए। यहां पर आप क्या चेक करेंगे, अगर ए बी है और बी ए भी है तो ए इक्वल टू बी होना चाहिए। इतना सा अंतर है, मतलब इतना सा केवल डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। तो चलिए इसको एक बार और मैं आपको लिख देता हूं। वैसे आप मालूम है कि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होती है? जब उसके अंदर सभी एलिमेंट के डबलेट प्रेजेंट हो, यानी कि ए कॉमा ए की फॉर्म में एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए फॉर ऑल द एलिमेंट्स फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। इतना सा आपको लिखना होता है, ठीक है। कोई भी रिलेशन एंटी सिमेट्रिक कब होगी, जरा ध्यान दीजिए, अगर रिलेशन के अंदर ए भी है एंड और बी ए भी है, ए भी है और बी ए भी है, ऐसे लिखते। अगर ए भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है एंड बी ए भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए। तो इस चीज का याद रखना, दिस इंप्लाइज दैट। तो यहां पर इसका मतलब यह है कि ए इक्वल टू बी होना चाहिए, तभी ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक कहलाएगी, ठीक है। जबकि सिमेट्रिक में क्या होता था, अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए, बात खत्म। ट्रांजिटिव, ये आप जानते हैं कि अगर किसी रिलेशन में ए भी बिलोंग कर रहा है और उसी रिलेशन में बी सी भी बिलोंग कर रहा है, देखो ए भी बिलोंग कर रहा है यानी कि ये वाला जो ऑर्डर पेयर है बी पे खत्म हुआ है, अगला ऑर्डर पेयर बी से शुरू होना चाहिए। अगर ए बी रिलेशन के अंदर है, बी सी रिलेशन के अंदर है, तो दिस इंप्लाइज दैट ए कॉमा सी भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए, यानी कि जो कॉमन एलिमेंट था उसको हटा दो और ए और सी का पेयर बना दो। तो ए और सी भी उसके अंदर होना चाहिए, तभी वो रिलेशन क्या कहलाएगी? ट्रांजिटिव कहलाएगी। फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू सेट ए। अब हम चलते हैं आगे। तो यहां तो मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ये आपको पहले से ही अच्छे से आता है ना। क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है ना। क्वेश्चन को मैं समझा देता हूं, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। और इस एक ही क्वेश्चन से पार्शियल ऑर्डर रिलेशन का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिए जरा, बहुत सिंपल है। आइडेंटिफाई द पार्शियल ऑर्डर रिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग रिलेशन। ये सेट ए है। यहां पर थोड़ा सा जरा ध्यान दें, यहां पर ये आर इक्वल टू नहीं है, ए इक्वल टू है। क्या है? ए इक्वल टू है। अब यहां पर देखते हैं, देखिए तो यहां पर हमारे पास सेट ए दे रखा है जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4। अब इस सेट से कुछ रिलेशन को डिफाइन किया गया है। पहली रिलेशन हमारी आती है R1। R1 में क्या, जरा ध्यान देना, R1 इक्वल टू 5। 5 का मतलब नल सेट। क्या है? नल सेट है। देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि जो रिलेशन होती है, रिलेशन इज ऑल्सो सेट, और सेट तो नल सेट भी हो सकता है, तो रिलेशन भी तो नल रिलेशन हो सकती है। इसका मतलब ये रिलेशन तो है। क्यों? क्योंकि जो रिलेशन होती है वो सबसेट होती है कार्टेशियन प्रोडक्ट का।
कार्टेशियन प्रोडक्ट का। और आप ये भी जानते हैं कि जो नल सेट होता है वो सभी का सबसेट होता है, तो इसका मतलब नल सेट जो है वो ए क्रॉस ए का भी सबसेट है, और जो भी ए क्रॉस ए का सबसेट होगा वो रिलेशन कहलाएगा। इसका मतलब जो फाई है, फाई इज ऑल्सो अ रिलेशन। क्यों? क्योंकि ये भी सबसेट है ए क्रॉस ए का। अब हमें ये बताना है क्या ये रिलेशन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। कोई भी रिलेशन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन तब कहलाती है जब वो रिफ्लेक्सिव भी हो, एंटीसिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। लेकिन ये रिलेशन तो रिफ्लेक्सिव ही नहीं है। देखिए एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी आपको इक्विवेलेंस रिलेशन या पार्शियल ऑर्डर रिलेशन चेक करने के लिए आए, आप सबसे पहले रिफ्लेक्सिव को ही चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव को चेक करना सबसे आसान है, और अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव ही नहीं है तो आगे चेक नहीं करना है। आप वहीं पर लिख देंगे कि गिवन रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है या फिर पार्शियल ऑर्डर रिलेशन नहीं है। अब जैसे यहां पर अगर मैं इस रिलेशन की बात करूं तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर तो सभी एलिमेंट के डबलेट प्रेजेंट होने चाहिए, और ये तो नल सेट है, इसके अंदर तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो इसके अंदर किसी का डबलेट कैसे हो सकता है? इसका मतलब इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसलिए ये रिलेशन आपके क्या नहीं है। हमसे पार्शियल ऑर्डर रिलेशन पूछा था, तो ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन नहीं है। बात समझ में आ गई क्यों नहीं है? अब अगर आप इसका रीजन लिखना चाहते हैं, मान लो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, 2 नंबर में आपसे पूछ लिया जाए कि प्रूव करिए कि R1 इक्वल टू 5 रिफ्लेक्सिव पार्शियल ऑर्डर रिलेशन नहीं है, तो कैसे प्रूव करेंगे? बहुत आसान है। आप यहां पर प्रूव करेंगे कि इसके अंदर कोई भी डबलेट प्रेजेंट नहीं है। आप सीधा लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे? फॉर एनी, इस तरह से लिखेंगे, फॉर एनी ए बिलोंग्स टू, फॉर एनी ए बिलोंग्स टू, मान लेते हैं हमारे पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो ए क्रॉस ए, या केवल ए लिख दीजिए। फॉर एनी ए बिलोंग्स टू ए, कोई एक एलिमेंट ए जो सेट ए को बिलोंग कर रहा है। किसको बिलोंग कर रहा है? सेट ए को। और यहां तो आपको सेट ए दिया भी है, 1 2 3 4 एलिमेंट है, तो आपको डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। कैसे? जरा ध्यान देना। आप यहां पर सीधे लिखेंगे सिंस 1, 1 नॉट बिलोंग्स टू R1। देखो क्या इसके अंदर 1, 1 है? नहीं है, है ना। 2, 2 नॉट बिलोंग्स टू R1, 3, 3 नॉट बिलोंग्स टू R1, और 4, 4 नॉट बिलोंग्स टू R1। तो एक बात बताओ, जब कोई भी डबलेट प्रेजेंट नहीं है तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगी। तो आप लिखेंगे सो इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन एंड हेंस इट इज नॉट अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तो मेरे ख्याल से मेरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो रिलेशन है आपकी, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्यों नहीं है और पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्यों नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसको चेक करते हैं। क्या ये रिलेशन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होगी? जरा ध्यान दो। इस रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो ये रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस ए का, है ना। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट है। क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगी? क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगी? 100% ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगी। चलिए मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूं कि क्यों होगी। देखिए ए सेट हमें दे रखा है, इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा? 1, 1, 1, 2, 1, 3 और 1, 4, है ना। फिर 2 से स्टार्ट हो जाओ, 2, 1, 2, 2, 2, 3 एंड 2, 4। 3 से स्टार्ट हो जाओ, 3, 1, 3, 2, 3, 3 एंड 3, 4। 4 से स्टार्ट हो जाओ, 4, 1, 4, 2, 4, 3 एंड 4, 4। तो आप देख सकते हैं यहां पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए इस सेट के अंदर? 16 आ चुके हैं, 16 आ चुके हैं, है ना। अब जरा बात करते हैं, यानी कि हमारे पास जो रिलेशन होगी, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, रिलेशन हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल ही है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं R1 R2, यानी कि ये मेरी रिलेशन है R2। अब जरा यहां पर ध्यान से देखो, इस रिलेशन को अगर आप ध्यान से देखो, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? 100% ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। क्यों? क्योंकि इसमें देख सकते हैं आप सारे डबलेट हैं, 1 का भी डबलेट है, 2 का भी है, 3 का भी है, 4 का भी है, तो इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आगे बढ़ते हैं। क्या ये रिलेशन
एंटीसिमेट्रिक है? जरा चेक करो, क्या ये रिलेशन एंटीसिमेट्रिक है? तो हमारा आंसर इसमें होना चाहिए कि ये एंटीसिमेट्रिक नहीं है। देखिए क्यों नहीं है। अभी मैंने आपको बताया एंटीसिमेट्रिक में अगर 1 2 है 2 1 भी है तो 1 इक्वल टू 2 होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। भाई हमने पढ़ा ना कि अगर ए भी है और बी ए है, अगर ए बी भी है और बी ए भी है तो ए इक्वल टू बी होना चाहिए। तो यहां पर तो देखो 1 2 भी है 2 1 भी है, लेकिन 1 इक्वल टू 2 नहीं होता। 1 3 है और 3 1 भी है, लेकिन 1 इक्वल टू 3 नहीं होता। 1 इक्वल टू 1 4 भी है और 4 1 भी है, लेकिन 1 इक्वल टू 4 नहीं होता। इसलिए ये रिलेशन एंटीसिमेट्रिक नहीं है। देखिए अगर इसमें 1 2 होता 2 1 नहीं होता, यानी कि कहने का मतलब ये इन दो में से एक ही होता, इसमें से भी एक होता, इसमें से भी एक होता, इसमें से भी एक होता, तब ये रिलेशन एंटीसिमेट्रिक हो जाती। लेकिन ये एंटीसिमेट्रिक नहीं है तो इसका मतलब ये रिलेशन पार्शियल ऑर्डर भी नहीं है। तो अब आपको ट्रांजिटिव चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं यहां पर लिख देता हूं, लेकिन आपको ट्रांजिटिव चेक नहीं करना है, क्योंकि आपकी रिलेशन जब एंटीसिमेट्रिक ही नहीं है तो अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ट्रांजिटिव है या नहीं है। अगर ये ट्रांजिटिव होगी तब भी पार्शियल ऑर्डर नहीं होगी। तो ट्रांजिटिव तो ये होगी, ट्रांजिटिव ये होगी, ठीक है ना। देखिए जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस ए का, वो रिफ्लेक्सिव भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है, एंटीसिमेट्रिक नहीं होता। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। R3 को जरा समझने की कोशिश करते हैं। R3 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2 2 3 1 3, क्या ये रिलेशन आपके पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है? अगर आप इसको चेक करें तो देखो जरा, यहां पर 1 का डबलेट भी है, 2 का डबलेट भी है, 3 का भी है, 4 का भी है। इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है 100%। चलिए क्या ये रिलेशन एंटीसिमेट्रिक होगी? जरा ध्यान देना। देखिए जब भी आप एंटीसिमेट्रिक या ट्रांजिटिव या रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं तो डबलेट को मत चेक करिए, क्योंकि जहां तक डबलेट है वहां तक आपकी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होगी, एंटीसिमेट्रिक भी होगी और ट्रांजिटिव भी होगी। आपको आगे का चेक करने की जरूरत है, तो आगे वाला पार्ट चेक करते हैं। देखो इसके अंदर 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एंटीसिमेट्रिक की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। 2 3 है लेकिन 3 2 नहीं है, तो इससे भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 3 है और 3 1 नहीं है, तो इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब किसी से कोई प्रॉब्लम है ही नहीं तो इसका मतलब ये एंटीसिमेट्रिक है। आगे बढ़ते हैं। क्या ये ट्रांजिटिव है? देखो जरा, इसमें 1 2 है, देखो 1 2 है और 2 3 है, 1 2 है 2 3 भी है, तो 1 3 होना चाहिए। क्या 1 3 है? 1 3 है, इसका मतलब हमें 1 2 से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चलते हैं 2 3 पे। इसमें 2 3 है, 2 3 है, क्या इसमें 3 से कोई स्टार्ट हो रहा है? 3 3 भी है, हाँ 3 3 भी है, तो देखो हमारा 2 3 भी होना चाहिए, तो 2 3 तो है ही, यानी कि इससे भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा इसमें 1 3 है, क्या कोई एलिमेंट 3 से स्टार्ट है? अगेन 3 3 आ गया, तो इसका मतलब 1 3 होना चाहिए, 1 3 है, तो इससे भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब ये वाली जो रिलेशन है, ये रिलेशन हमारी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। पहली दोनों पार्शियल ऑर्डर नहीं थी, लेकिन थर्ड वाली पार्शियल ऑर्डर है। क्यों? वो मैंने आपको बता दी। अब इसको आप डिटेल में करना चाहते हैं तो जैसा जैसा मैंने बताया आप वैसा ही वैसा इसको लिख देना, तो ये आपका डिटेल में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ वाली चेक करते हैं। फोर्थ, क्या ये रिलेशन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है? तो देखो मैंने अभी भी आपको बताया था, इस रिलेशन के अंदर चारों एलिमेंट के डबलेट हैं, और जहां तक डबलेट है वहां तक आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, वो रिफ्लेक्सिव भी है, एंटीसिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो इसका मतलब ये 100% पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। लास्ट वाले को जरा चेक करते हैं। लास्ट वाला देखो, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी है। यहां तक देखो, यहां तक तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, एंटीसिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, लेकिन बात अटक जाती है इन दोनों एलिमेंट में। इन दोनों को जरा चेक करते हैं। देखो इसमें 1 2 है, 2 1 भी है, 1 2 है, 2 1 है, लेकिन 1 2 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये रिलेशन एंटीसिमेट्रिक नहीं है। ये रिफ्लेक्सिव है लेकिन एंटीसिमेट्रिक नहीं है, तो ट्रांजिटिव चेक करने की जरूरत नहीं है, और ये रिलेशन आपके पार्शियल ऑर्डर रिलेशन नहीं होगी। तो यहां से आपको पार्शियल ऑर्डर रिलेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर हम एक दो क्वेश्चन और करते हैं तो और अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएगा। चलिए ना, देखिए क्वेश्चन क्या है, लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। हमारे पास एक सेट है नेचुरल नंबर का n। प्रूव दैट द रिलेशन ऑफ, और हमें ये प्रूव करना है कि लेस देन इक्वल टू की जो रिलेशन होती है वो एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है सेट n पर। बहुत सिंपल है। देखिए यहां पर क्या है, आपको रिलेशन को लिख करके नहीं दिया, यानी कि यहां पर आपको जो रिलेशन दी है वो स्टेटमेंट की फॉर्म में दी है,
पहले हमें इस स्टेटमेंट वाले फॉर्म रिलेशन को हमें कन्वर्ट करना होगा मैथमेटिकल फॉर्म में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए हमारे पास जो यहां पर रिलेशन हमें गिवन है आर, हमें जो यहां पर आर रिलेशन गिवन है उसमें क्या कहा गया है कि हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर होगा उसके अंदर जो नंबर होंगे वो नेचुरल नंबर होंगे। तो मान लेते हैं आर इक्वल टू रिलेशन ए कॉमा बी फॉर्म में ऑर्डर्ड पेयर है सच दैट देखिए लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या है कि ए लेस देन इक्वल टू बी। अब ऐसा नहीं कि आप मैंने ए कॉमा बी माना है तो मैं ए लेस देन इक्वल टू बी मान रहा हूं, आप चाहे तो बी कॉमा ए मान ले और बी लेस देन इक्वल टू ए मान ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लेस देन इक्वल टू का मतलब समझ गए, ए लेस देन इक्वल टू बी, और ए और बी क्या है? एंड। और यहां पर जो ए और बी है ये दोनों के दोनों नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। तो यहां पर इसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। देखिए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो इसके आगे वाले जितने भी क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं ये तीनों आपको मुझे कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये दोनों भी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक क्वेश्चन समझ लीजिए, इसी से सब कुछ समझ में आपको आ जाएगा, आगे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर मेरे पास ये आगे रिलेशन, अब मैं इसमें थोड़ा आगे बढ़ता हूं, जरा ध्यान दें। अब हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव भी है, एंटीसिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तभी तो ये रिलेशन क्या कहलाएगी? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कहलाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले चेक करते हैं क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। देखो तो रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगी? चेक कर लेते हैं। देखो आप जानते हैं कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होती है? जब उसके अंदर डबलेट प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? डबलेट। तो यहां पर हम सीधा लिखेंगे सिंस ए लेस देन इक्वल टू ए। अब मुझे ये बताइए क्या ए लेस देन इक्वल टू ए ये जो कंडीशन है ये ट्रू है कि फॉल्स है? ए लेस देन इक्वल टू ए, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या ये स्टेटमेंट फॉल्स है? अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हुआ तो इसका मतलब रिलेशन के अंदर ए कॉमा ए आएगा, क्योंकि जो भी एलिमेंट इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा वो रिलेशन में आएगा। तो क्या ये कंडीशन जो मैंने लिखी है ये ट्रू है? तो मेरे ख्याल से मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सभी स्टूडेंट जानते होंगे कि ये तो बिल्कुल ट्रू है। क्यों? ए लेस देन इक्वल टू ए, भाई ये कोई भी एलिमेंट अपने आप की इक्वल तो होता ही है ना। यहां पर दो चीजें हैं, लेस देन इक्वल टू है। देखो अगर मैं ऐसा लिखता ए लेस देन ए तो ये फॉल्स होता। क्यों? क्योंकि कोई भी एलिमेंट अपने आप से छोटा नहीं हो सकता, लेकिन कोई भी एलिमेंट अपने आप के बराबर तो हो सकता है ना, और इसमें इक्वल का साइन भी और लेस देन का भी है, तो इसका मतलब दोनों में से इक्वल वाला तो सेटिस्फाई हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू है। और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब ये हुआ कि ए कॉमा ए इस रिलेशन को बिलोंग करेगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। और इसका मतलब ये हुआ सो इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये कैसे रिलेशन है? ये रिफ्लेक्सिव है। तो एक बात तो हमने चेक कर ली कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अब हम चेक करते हैं सेकेंड, क्या ये रिलेशन एंटीसिमेट्रिक भी है? तो चलिए चेक करते हैं, एंटीसिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं क्या ये रिलेशन एंटीसिमेट्रिक होगी या नहीं होगी। तो इसके लिए क्या करना है? बहुत सिंपल है, इसके लिए आपको कोई भी दो एलिमेंट ले लेने हैं, है ना। ए और बी ले लेता हूं, तो मैं यहां पर मान लेता हूं कि लेट ए कॉमा बी, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए सच दैट, अभी सच दैट के बाद मैं यहां पर लिख लेता हूं सच दैट, यहां पर जरा ध्यान देंगे, सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ठीक, ये तो हमने माना है कि ए कॉमा बी और बी कॉमा ए इसको बिलोंग कर रहा है। नाउ दिस इंप्लाइज दैट अगर ए कॉमा बी इसको बिलोंग कर रहा है तो ए लेस देन इक्वल टू बी होना चाहिए एंड, और अगर बी कॉमा ए इसको बिलोंग कर रहा है तो बी लेस देन इक्वल टू ए होना चाहिए। क्या ये कंडीशन ट्रू हो सकती है कि ए बी से
लेस देन इक्वल टू हो और बी ए से लेस देन इक्वल टू हो, तो देखो ये कंडीशन एक ही सिचुएशन में ट्रू हो सकती है अगर ए इक्वल टू बी हो। अगर ए इक्वल टू बी होगा तो ए लेस देन इक्वल टू बी और बी लेस देन इक्वल टू ए हो सकता है। अगर ए इक्वल टू बी नहीं होगा तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो दिस कंडीशन इज ट्रू ओनली व्हेन ए इक्वल टू बी। तो देखो एंटीसिमेट्रिक की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि अगर ए कॉमा बी है और बी कॉमा ए है तो ए इक्वल टू बी होना चाहिए, तभी वो रिलेशन एंटीसिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगी। तो अब मैं यहां पर लिख सकता हूं सो इट इज एंटीसिमेट्रिक। कैसे रिलेशन है ये रिलेशन एंटीसिमेट्रिक है। तो दो कंडीशन हमने सेटिस्फाई करा दी, अब थर्ड चेक करते हैं, है ना, ये रिलेशन कैसी है, एंटीसिमेट्रिक है। थर्ड पार्ट पे चलते हैं और थर्ड पार्ट है हमारा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव देखिए क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है, चेक कर लेते हैं। देखिए इसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू सेट ए such that a comma b belongs to R and b comma c belongs to R। a comma c belongs to R, b comma c belongs to R, है ना। और हम देखिए अगर a comma b है, b comma c है तो a comma c होना चाहिए। अब ये कैसे प्रूव करेंगे, देखो बहुत सिंपल है। अब आपको इसको आगे बढ़, अगर a कॉमा बी इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है इसका मतलब a लेस देन इक्वल टू बी होगा, और अगर b कॉमा सी इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब b लेस देन इक्वल टू क्या होगा, c होगा। b लेस देन इक्वल टू क्या होगा, c होगा। आगे बढ़ते और चलिए देखिए अब यहां जरा ध्यान दें, अगर देखो a लेस देन इक्वल टू बी और b लेस देन इक्वल टू c है, क्या ये कंडीशन ट्रू हो सकती है। देखो जरा ध्यान दो, अगर a b से लेस देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b और b लेस देन इक्वल टू c है, यहां पर एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिए कि अगर मैं आपसे कहूं कि 1 लेस देन इक्वल टू 2 है और 2 लेस देन इक्वल टू 3 है तो दोनों बातें ठीक है। 1 लेस देन इक्वल टू 2 होता है, 2 भी लेस देन इक्वल टू 3 है ना। तो क्या मैं यहां से ये नहीं कह सकता कि 1 लेस देन इक्वल टू 3 है तो ये तो 100% ट्रू होगा। भाई सीधी सी बात है, जब 1 इस 2 से छोटा है या इसके बराबर हो सकता है कभी कभी, और यहां जो ये 2 है ये 3 से छोटा है या मैक्सिमम इसके बराबर हो सकता है, तो सीधी सी बात है ये जो 1 और 3 है यहां पर ये 1 या तो 3 से छोटा होगा या किसी किसी कंडीशन में बराबर भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि हमेशा 1 लेस देन इक्वल टू 3 होगा। तो सेम सिचुएशन तो यहां पर भी है, अगर a लेस देन इक्वल टू b है और b लेस देन इक्वल टू c है तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि a लेस देन इक्वल टू c होगा। तो हम 100% यहां से कह सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट a लेस देन इक्वल टू c। तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि a जो है वो लेस देन इक्वल टू क्या है, c है। और अगर a लेस देन इक्वल टू c हुआ तो ट्रांजिटिव रिलेशन की जो कंडीशन थी वो तो सेटिस्फाई हो गई ना। इसका मतलब ये हुआ कि a कॉमा c बिलोंग्स टू R। तो देखो यही तो प्रूव करना था कि अगर a भी बिलोंग कर रहा है, b सी बिलोंग कर रहा है तो ac को भी बिलोंग करना चाहिए, तभी वो रिलेशन ट्रांजिटिव कहलाएगी। तो यहां पर ac इसको बिलोंग कर गया, तो सो इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। इसका मतलब ये रिलेशन कैसी है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं, हेंस R is a partial order relation। कैसी रिलेशन है, ये रिलेशन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। तो मेरे ख्याल से आपको मेरा जो क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया। अब आगे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। मैं इसको कराऊंगा नहीं, सिर्फ आपको समझा रहा हूं, और जैसे मैंने अभी क्वेश्चन किया वैसे ही आप प्रोसीड करेंगे। देखिए पहला पार्ट जरा ध्यान से देखिए। यहां पर देखिए इस क्वेश्चन में और जो आगे के 3 पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं इनमें अंतर क्या है। यहां पर क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में दिया था, वहां पर आपको क्वेश्चन डायरेक्टली मैथमेटिकल फॉर्म में लिख के दिया। पहला पार्ट देखिए क्या है, R1 एक रिलेशन है जिसके अंदर a, b टाइप के ऑर्डर्ड पेयर है और सच दैट a, b बिलोंग्स कर रहा है z को, वहां बिलोंग कर रहा था नेचुरल नंबर को। मैं आपको एक चीज और बता दूं,
अगर यहां पर मैं सेट को नेचुरल नंबर की जगह इंटीजर का सेट ले लूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इतना अंतर आएगा कि आप क्या लिखेंगे, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू इंटीजर, यहां एन की जगह इंटीजर आ जाएगा। एन की जगह इंटीजर भी हो सकता है, एन की जगह पर पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, एन की जगह पर नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, एन की जगह पर होल नंबर हो सकता है, एन की जगह पर रियल नंबर हो सकता है। लेकिन ऐसा होने से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। मेरी बात क्लियर हो गई होगी अब आपको, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर क्या है, ए भी जो है इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि जेड जो होता है वो इंटीजर का सेट होता है। रिलेशन यहां पर दिए लेस देन, क्या ये रिलेशन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होगी? तो आपको देखते ही पता चल गया होगा, इट इज नॉट अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। क्यों नहीं है? चलिए मैं बताता हूं क्यों नहीं है। इस पार्ट को मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि ये क्यों नहीं है। देखो, अगर मैं यहां पर फर्स्ट वाले पार्ट को ले लूं, फर्स्ट वाले पार्ट को, फर्स्ट पार्ट में रिलेशन आपको दे रखी है R1 इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए और बी जो है ये बिलोंग कर रहा है इंटीजर को, है ना, और ए जो है वो लेस देन इक्वल टू बी है। अब यहां पर जरा ध्यान से समझिए, सबसे पहले मुझे यहां पर प्रूव करना पड़ेगा कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव को ही चेक करेंगे, है ना, सबसे पहले क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव को ही चेक करेंगे। नाउ फॉर एनी ए, फॉर मान लेते हैं कोई एक एलिमेंट है सेट ए के अंदर, फॉर एनी ए बिलोंग टू द सेट ऑफ इंटीजर। तो एक बात मुझे बताइए, सिंस क्या ए लेस देन इक्वल टू ए होगा? भाई यहां पर तो लेस देन है ना, इक्वल नहीं है, ध्यान रखना। देखिए इस क्वेश्चन में जो मैंने अभी आपको कराया उसमें क्या अंतर है, जो मैंने आपको कराया वहां लेस देन इक्वल टू था, यहां लेस देन इक्वल टू नहीं है। क्या इस सेट के अंदर वन ए लेस देन इक्वल टू ए होगा? तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो कंडीशन है ये कंडीशन फॉल्स है। क्या ये कंडीशन फॉल्स है? अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो क्या ए कॉमा ए रिलेशन को बिलोंग करेगा? तो सीधी सी बात है, आपका आंसर होगा नो, नहीं करेगा। तो जब ये इस रिलेशन को बिलोंग करेगा ही नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस रिलेशन के अंदर डबलेट होंगे ही नहीं। तो अगर डबलेट नहीं होंगे तो ये रिलेशन क्या है? तो सो इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और अगर ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है तो क्या आपको एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना पड़ेगा? नहीं करना। जब ये रिफ्लेक्सिव ही नहीं है तो ये पार्शियल ऑर्डर नहीं है। तो आप यहां पर फाइनली लिख देंगे हेंस इट इज नॉट, हेंस इट इज नॉट अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। इसका मतलब ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन नहीं है। यहीं पर हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो पहला पार्ट मैंने देखो आपको कंप्लीट करा दिया। अब सेकंड पार्ट में बिल्कुल नहीं कराऊंगा। क्यों? क्योंकि सेकंड पार्ट में और जो अभी मैंने कराया उसमें कुछ भी अंतर नहीं है। सिर्फ अंतर इतना है कि यहां पर जो ए बी है वो जेड को बिलोंग कर रहा है। तो जहां मैंने एन लिखा वहां आप जेड लिख देंगे। जैसे यहां पर ए बी बिलोंग कर रहा है एन को, तो यहां पर बिलोंग अगले क्वेश्चन में बिलोंग करेगा जेड को। बाकी ये सब कुछ सेम रहेगा, है ना। अच्छा यहां पर मैंने ए लिख दिया, ए नहीं है एन है ना। देखो ए का ज्यादा यूज होता है ना, तो कई जगह मैंने ए लिख दिया होगा। तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। यहां पर भी देखो, यहां भी गलत है, एन है, सब जगह एन लिखना है आपको, और वहां सब जगह जेड लिखना है। क्या लिखना है? जेड। यहां पर भी एन लिखेंगे और वहां सभी जगह पर जेड लिखेंगे। ठीक, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट आप अपने आप करेंगे। तो देखो ये रिलेशन पार्शियल ऑर्डर नहीं है, ये रिलेशन पार्शियल ऑर्डर है। थर्ड वाली को देखो, थर्ड को चेक करो। थर्ड, क्या ये रिलेशन पार्शियल ऑर्डर होगी? देखो रिलेशन क्या है, ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड इंटीजर अगेन, और बी कॉमा ए भी इंटीजर होना चाहिए। बी कॉमा ए भी क्या होना चाहिए? इंटीजर ही होना चाहिए। तो चलिए इस वाले पार्ट को थोड़ा मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले जो R3 रिलेशन है, R3 रिलेशन को मैं लिख लेता हूं, ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू इंटीजर कॉमा, और बी अपॉन ए जो है वो भी बिलोंग करना चाहिए किसको? इंटीजर। देखिए सबसे पहले तो इसका मतलब समझिए आप कि ये इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं बी से ए को डिवाइड, सॉरी बी को ए से डिवाइड करूं, तो डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा, क्वेश्चन जो आएगा,
वो क्वेश्चन आपका इंटीजर होना चाहिए। ठीक है ना, ये जो आपका क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन क्या होना चाहिए आपका, इंटीजर होना चाहिए। इसका मतलब ये, यानी कि बी को ए से डिवाइड करने पे आपको इंटीजर नंबर मिलना चाहिए। ये यहां पर रिलेशन में कंडीशन दी गई है। अब जरा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगी। देखिए स्टार्ट कर रहा हूं मैं रिफ्लेक्सिव से, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगी। देखो तो रिफ्लेक्सिव को चेक कर लेते हैं। फॉर एनी ए बिलोंग्स टू सेट ए, फॉर एनी ए बिलोंग्स टू सेट ए नहीं है, जेड है ना। अब यहां पर ध्यान देना जरा, सिंस अगर मैं ए को ए से डिवाइड करूं तो क्या मिलेगा, सिंस ए इक्वल टू ए, अगर मैं ए को ए से डिवाइड करूं तो जो आएगा वो क्या इंटीजर होगा, क्या वो इंटीजर होगा, 100% इंटीजर होगा। क्योंकि जब आप ए को ए से डिवाइड करेंगे, ए को ए से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 1 एंड 1 बिलोंग्स टू इंटीजर। 1 किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, तो कंडीशन ट्रू है। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट ए कॉमा ए इस रिलेशन को बिलोंग करेगा। बोलो बात समझ में आ गई। एक बात बताओ, जब ए को ए से डिवाइड करने पे 1 आ रहा है जो कि इंटीजर होता है, तो इसका मतलब ए कॉमा ए रिलेशन को क्या करेगा, बिलोंग करेगा। तो आप यहां पर लिख सकते हैं सो इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये रिलेशन कैसी है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। चलिए अब हम चेक करते हैं एंटी सिमेट्रिक, क्या ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक भी होगी, एंटी सिमेट्रिक। देखो क्या ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक होगी। देखिए एंटी सिमेट्रिक, जरा यहां पर ध्यान दें, एंटी सिमेट्रिक। तो आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके चेक कर सकते हैं क्या ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक है। देखिए तो एंटी सिमेट्रिक के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले 2 एलिमेंट को मानना होता है। तो मैं यहां पर 2 एलिमेंट ले लेता हूं, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू इंटीजर जेड सच दैट अब यहां पर जरा ध्यान देना, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अब यहां पर जरा ध्यान देना, दिस इंप्लाइज दैट, देखो ये तो हमने माना है कि रिलेशन को ए बी भी बिलोंग कर रहा है और बी ए भी बिलोंग कर रहा है। अब अगर रिलेशन को ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ ए भी तभी बिलोंग करेगा जब बी अपॉन ए इंटीजर होगा। इसका मतलब यहां पर बी अपॉन ए क्या होगा, बी कॉमा ए बिलोंग करेगा इंटीजर। चलिए और अगर बी कॉमा ए भी बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब देखो इस बार ए बाद में आया, तो ए अपॉन बी भी किसको बिलोंग करना चाहिए, इंटीजर को बिलोंग करना चाहिए। क्या ये दोनों बातें कभी एक साथ ट्रू हो सकती हैं? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि बी को ए से डिवाइड करने पे इंटीजर आए और ए को बी से डिवाइड करने पर भी इंटीजर आ जाए? तो देखो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दोनों बार में इंटीजर आ जाए। क्लियर है? तो इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू नहीं है, ये कंडीशन ट्रू नहीं है। अगर बी अपॉन ए इंटीजर है तो ये इंटीजर नहीं होगा, अगर ये इंटीजर है तो ये इंटीजर नहीं होगा। हाँ ये कंडीशन एक ही केस में ट्रू हो सकती है जब ए इक्वल टू बी होगा, और यही तो एंटीसिमेट्रिक की कंडीशन है कि ये दोनों बातें तभी ट्रू हो जब ए इक्वल टू बी हो। तो दोनों बातें तभी ट्रू है जब ए इक्वल टू बी है, नहीं तो ट्रू नहीं है। तो हम यहां से कह सकते हैं सो इट इज एन एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। ये क्या है, एक एंटीसिमेट्रिक रिलेशन है। बोलो बात समझ में आ गए। अब आगे बढ़ते हैं और लास्ट में चेक कर लेते हैं कि क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। नाउ ट्रांजिटिव, क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? देखिए यहां से आपका इक्विवेलेंस रिलेशन का भी रिवीजन हो जाएगा। भाई वहां पर भी तो यही सब होता था, बस एंटीसिमेट्रिक इसमें तो थोड़ा सा अंतर है। यहां तक तो वहां भी सेम चलता था, बस वहां पर क्या है कि ये दोनों बातें ट्रू होनी चाहिए थी किसी भी नंबर के लिए, इतना अंतर आता है ना। ट्रांजिटिव, तो सबसे पहले यहां पर हमें
तीन एलिमेंट लेने पड़ेंगे ए कॉमा बी कॉमा सी जो कि बिलोंग करें इंटीजर के सेट को सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। क्या ए कॉमा बी तो इसको बिलोंग कर रहा है, बी कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है, क्या ए कॉमा सी बिलोंग करेगा? चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए ए कॉमा बी इसको बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये है कि बी अपॉन ए जो होगा वो इंटीजर होगा। क्या होगा? इंटीजर होगा। एंड सी अपॉन बी भी क्या होगा? इंटीजर होगा। सी अपॉन बी भी क्या होगा? इंटीजर होगा। अब यहां पर जरा एक बात को बहुत ध्यान से समझना। देखो यहां पर क्या है, सी अपॉन बी यानी कि देखो बी अपॉन ए, अगर मैं बी को ए से डिवाइड कर रहा हूं तो इंटीजर आ रहा है, उसके बाद जब मैं सी को बी से डिवाइड कर रहा हूं तो भी इंटीजर आ रहा है ना। अब यहां पर मान लो हम तीन नंबर ले लेते हैं, जैसे मैंने यहां पर लिया 2, 4 और 8। तो यहां पर आप देखोगे तो 2, 4, 8 मैंने मान लो ये लिया, तो यहां पर मेरा पेयर बना 2,4 का एंड 4,8 का। तो आप यहां पर देख सकते हैं 4 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ रहा है? 2 आ रहा है जो कि इंटीजर है। एंड 8 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ रहा है? सॉरी 8 डिवाइडेड बाई 4 क्या आ रहा है? तो ये भी इंटीजर आ रहा है ना, 2 आ रहा है, अगेन बिलोंग्स टू इंटीजर। अब एक बात बताओ, देखो इसका मतलब 4 2 से डिवाइड हो रहा है, 8 भी 2 से डिवाइड हो रहा है। तो देखो b अपॉन ए भी इंटीजर है, c अपॉन बी भी इंटीजर है। यहां पर आप देख सकते हैं b अपॉन ए भी इंटीजर है, c अपॉन बी भी इंटीजर है। अब एक बात बताओ, क्या 2 से 8 को डिवाइड किया जा सकता है? 100%। 4 टाइम्स डिवाइड होगा, 4 क्या इंटीजर है। तो सीधी सी बात है, अगर b अपॉन ए इंटीजर है और c अपॉन बी इंटीजर है तो 100% c अपॉन ए भी इंटीजर होगा। c अपॉन ए भी क्या होगा? इंटीजर होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट c अपॉन ए बिलोंग्स टू इंटीजर, और अगर c अपॉन ए इंटीजर हुआ तो इसका मतलब यह हुआ a कॉमा सी बिलोंग्स टू r, और यही तो हमें प्रूफ करना था, यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। तो हम यहां से कह सकते हैं सो r इज ट्रांजिटिव। ये रिलेशन कैसी है? ट्रांजिटिव है। और हमने ये प्रूव कर दिया कि जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव भी है, एंटीसिमेट्रिक भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। तो फाइनली हम लिख सकते हैं हेंस R इज अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। एंड क्वेश्चन हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। बोलो बात समझ में आ गई? तो ये भी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, ये भी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, ये नहीं है ना, पहली वाली रिलेशन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन नहीं। अब दो सिंपल से क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डीपीपी में दिए हैं जो आप बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, इसमें सेट ए दे रखा है और ये रिलेशन दे रखे, क्या ये रिलेशन पार्शियल ऑर्डर है? तो देखो आंसर मैं आपको बता देता हूं। देखो तीन ही एलिमेंट है 1 2 3, 1 का डबलेट भी है, 2 का डबलेट भी है, 3 का डबलेट भी है, रिफ्लेक्सिव तो है ना। क्या एंटीसिमेट्रिक होगी? तो इन तीनों को चेक कर लो, 1 2 है, 2 1 नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ठीक है। 2 3 है, 3 2 नहीं है, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 3 है, 3 1 नहीं है, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि ये एंटीसिमेट्रिक भी है ना। उसके बाद क्या ये ट्रांजिटिव है? देखो 1 2 है इसमें और 2 3 है, इसमें 1 2 है और 2 3 है, तो सीधी सी बात है क्या इसमें 1 3 है? 1 3 है, तो इसका मतलब हमें इन दोनों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो इसमें 1 3 है, क्या 3 3 भी है? 3 से स्टार्ट है, कोई 3 3 है, तो क्या इसमें 1 3 है? 1 3 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है। तो एंटीसिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, इसका मतलब ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। क्या है ये? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। तो आपको यही शो करना है कि ये पार्शियल ऑर्डर है। सो दैट द रिलेशन, अब ये देखो यहां पर आपको ये शो करना है कि ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है और यहां पर एक्स और वाई जो है वो जेड को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया अभी, एक तो ये वाला क्वेश्चन और जो इससे पहले मैंने कराया था उसमें और जो मैंने आपको दिया है उसमें क्या अंतर है? अंतर सिर्फ इतना है कि यहां पर लेस देन था और यहां पर ग्रेटर देन है। तो जहां जहां क्वेश्चन में मैंने लेस देन लगा रखा वहां वहां ग्रेटर देन आ जाएगा और ये रिलेशन आपकी पार्शियल ऑर्डर ही होगी। बात समझ में आ रही है? ए बी की जगह एक्स वाई आ गया, एज इट इज क्वेश्चन है, आप आसानी से इसको प्रूव कर लेंगे। और अगर आपने इतने क्वेश्चन कर लिए तो आपको पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के किसी भी क्वेश्चन को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और इक्विवेलेंस के क्वेश्चन को करने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहां पर हमारा जो ये टॉपिक थे आज के, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन आज का हमारा मेन टॉपिक था, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। इसके जो दो डीपीपी के क्वेश्चन है जो मैंने आपको कराए हैं
उनको एक बार अपने आप से प्रैक्टिस करके देखें तो इस टॉपिक में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।